हेलो एंड वेलकम बैक। अभी तक हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की 2 क्लासेस ली हैं, आज थर्ड क्लास है। ठीक है। सो अब तक हमने पढ़ा कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का क्या मीनिंग होता है, कानून का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने क्या उसका मीनिंग डेफिनेशन बताई है, सब कुछ हमने अब तक पढ़ लिया। फिर हमने इंटरनल एड पढ़ा, मतलब आंतरिक सहायता जो कानून की व्याख्या के लिए यूज़ की जा सकती है। आज हम पढ़ेंगे बाहरी सहायता, एक्सटर्नल एड। लेकिन उससे पहले आई वॉन्ट एंड दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप जो कि लॉ लैब के नाम से है। ठीक है, आपको उसका नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एंड टॉपिक है एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। क्या होता है ये कानून की व्याख्या बाहरी सहायता की हेल्प से। तो जैसे कि बहुत सारी जानकारी होती है, बहुत सारी गाइडेंस होती हैं जो कोर्ट यूज़ करते हैं और लीगल प्रोफेशनल उस कानून का मतलब समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि उसकी इंटेंशन के पीछे रहा होगा उस कानून को बनाने के लिए। तो इस तरह की जो एड होती है उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल एड। एक्सटर्नल एड जो है वो वैल्यूएबल असिस्टेंस पहुंचाते हैं, जो कि बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, अस्पष्टता है, कोई गैप रह गया है उस स्टैट्यूटरी टेक्स्ट में, उसकी जानकारी के लिए। जैसे कि लेजिस्लेटिव हिस्ट्री हो गया, जिसमें कमेटीज की रिपोर्ट्स हो गई, डिबेट्स हो गई, स्टेटमेंट्स हो गई जो लॉ मेकर्स ने ड्राफ्टिंग के टाइम पर किए हैं, उसको एज ए हम कॉमनली यूज़ करते हैं एक्सटर्नल एड, जो कि हमें इंसाइट्स देते हैं उस स्टैट्यूट्स के ऑब्जेक्टिव के तौर पे, उसका क्या पर्पस है, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, और लॉ मेकर्स की इंटेंट हमें इससे पता चल जाती है। ठीक है। केस लॉ को भी हम एक एक्सटर्नल एड की तरह जानते हैं। जुडिशियल डिसीजंस जो किसी कानून के ऊपर हुए हैं, किसी लीगल इशू के ऊपर हुए हैं, तो उससे हम एक इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं कि कोर्ट्स ने प्रीवियस केसेस में इस कानून को किस तौर पर समझा है। जो ये प्रेसिडेंट्स होते हैं, यानी कि पहले हुए कानून और पहले हुए केस लॉज, वो एक गाइड की तरह होते हैं कि फ्यूचर में इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा। ठीक है। और वो न्यू लीगल प्रिंसिपल की डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होते हैं। अदर लीगल एड्स हो सकते हैं, जैसे कि डिक्शनरीज होती हैं, ट्रीटीज होती हैं, जो और स्कॉलरली आर्टिकल्स, यानी कि जो हमारे बड़े बड़े ज्ञानी हैं, लोग हैं, इन्होंने आर्टिकल्स जो लिखते हैं उसके ऊपर। डिक्शनरीज ऑर्डनरी मीनिंग बताती हैं उस कानून का। ठीक है। लीगल ट्रीटीज और स्कॉलरली आर्टिकल्स एकेडमिक एनालिसिस बताएंगे। ठीक है। एक्सपर्ट ओनियन ओपिनियन होगा हमारा उस कानून की व्याख्या के लिए और लीगल कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो सबसे पहला एक्सटर्नल एड क्या आ जाता है? सबसे पहला एक्सटर्नल एड हो जाता है पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, संसदीय इतिहास। तो संसदीय इतिहास को कानून की व्याख्या के तौर पे देखा जा सकता है बाहरी सहायता के तौर पे। तो इसमें पता चलता है जो लेजिस्लेचर के अधिनियम से पहले प्रस्तुत कानूनों का मूल रूप क्या है। ठीक है। जो मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो जस्टिफाई होती है एनेक्टमेंट में, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री जो है रिकॉर्ड्स बताएगी, जो डिबेट्स हुई हैं पार्लियामेंट की, उसमें कमेटी रिपोर्ट्स बताएगी, रिजोल्यूशन जो कि दोनों हाउसेस ने पास किया है, कोई अमेंडमेंट चेंज किया गया था, अमेंडमेंट बिल आया था, उसके बारे में। तो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को हम एक टूल ऑफ इंटरप्रेटिंग स्टैट्यूट्स नहीं बोल सकते हैं। This perspective originated from the traditional English legal system and was followed by the Supreme Court of India. However, subsequent court case led to a change in this view and including parliament history as an external aid to interpretation. इसमें पार्लियामेंट हिस्ट्री में मैं आपको 3 केस लॉज बताऊंगी, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत जरूरी है समझना। अश्वनी कुमार घोष वर्सेस अरबिंदा बोस केस। ठीक है।
जहां पे चीफ जस्टिस पतंजलि शास्त्री ने एक्सप्रेस किया, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन, बिकॉज जो ये स्टेटमेंट्स हैं वो प्रेजेंट की गई थी ड्यूरिंग द बिल प्रोसेसिंग। तो बिल तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं बिल में, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते फॉर इंटरप्रिटेशन। दूसरा केस लॉ जरूरी है, वो है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सुबोध गोपाल बोस। इसमें एसआर दास ने देखा कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन को और असेस किया सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंटेक्स्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था बिल में, वाइल स्टिल एक्नॉलेजिंग द व्यू एक्सप्रेस्ड इन अश्वनी कुमार केस। उन्होंने बोला नहीं, उसको हम एज ए इंटरप्रिटेशन नहीं यूज कर सकते। ठीक है। इंदिरा साहनी केस सब लोग जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर अंबेडकर ने जो इंटरप्रेटिंग किया था आर्टिकल 16(4) को, उसको यूज किया। कोर्ट ने बोला although parliamentary debate is not binding on the court, it can be considered to understand the context, background and legislative intent। उसको हम इंटरप्रिटेशन के तौर पर यानी कि व्याख्या के तौर पर नहीं देख सकते, लेकिन उससे थोड़ा समझ सकते हैं कि एक्चुअल में लेजिस्लेशन ने क्या चाहा जब ये कानून बनाया गया। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा आ जाता है इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में क्या जानना है। तो ऐतिहासिक तथ्य को अगर देखा जाए तो उस संदर्भ को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिसमें जिन परिस्थितियों में कानून बनाया गया था, पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करते हैं और व्याख्या में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मिसचिफ रूल अगर हम अप्लाई कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन में, किस केस में हाईलाइटेड हुआ था, ये हेडन केस में हाईलाइटेड हुआ था। तो इसके 4 मेन पॉइंट्स हैं मिसचिफ रूल के। पहला, जो स्टेट ऑफ लॉ है, बिफोर द एनेक्टमेंट ऑफ स्टेट स्टैट्यूट इन क्वेश्चन, अर्लियर लॉ फेल्ड टू एड्रेस द प्रॉब्लम और इशू, जिसको हम मिसचीफ के तौर पे जानते हैं, रेमेडी प्रोवाइडेड बाय स्टैट्यूट इन क्वेश्चन एंड रेशनल बिहाइंड दिस रेमेडी। ठीक है, रेशनल क्या था इस रेमेडी के पीछे। केस लॉ आप देख सकते हो बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जिसमें आर्टिकल 286 की इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व थी। अगला पॉइंट हमारा एक्सटर्नल सोर्स के तौर पे देख सकते हैं, साइंटिफिक इन्वेंशन आ जाता है, वैज्ञानिक आविष्कार। कानून में कानून के प्रावधान से संबंधित किसी भी बाद के विकास पर विचार करना जरूरी है। तो लगातार डेवलपमेंट हो रहा है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, तो सोसाइटी इज कॉन्टिन्यूसली प्रोग्रेसिंग एंड रैपिड एडवांसमेंट आर अकरिंग इन आवर डोमेन्स। ठीक है। तो जब हम उस कानून की व्याख्या करेंगे जो डिजाइन किया गया है इस डेवलपमेंट को गवर्न करने के लिए, तो ये जरूरी है कि हम इवॉल्विंग सर्कमस्टेंसेस को भी देखें। तो एक बड़ी अच्छी इलस्ट्रेशन है इस प्रिंसिपल की, जिसको देखा जा सकता है स्टेट वर्सेस JS चौधरी के केस में, जहां पे सेक्शन 45 का व्याख्या इन्वॉल्व थी। सेक्शन 45 किसका? एविडेंस एक्ट का, साक्ष्य अधिनियम का। तो जो ये सेक्शन है स्पेसिफिकली मेंशन करता है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, बट ये टाइप राइटिंग एक्सपर्ट को इंक्लूड नहीं करता है, क्योंकि टाइप राइटर्स इस एनेक्टमेंट के बाद आए थे। तो इन द केस एट हैंड, the party representing the state sought to rely on the opinion of typewriting experts. Supreme Court previously held that opinion of typewriting expert were not admissible. Nevertheless, in this particular case, court departed from its earlier view and deemed such opinion admissible. क्योंकि इन परिस्थितियों में उसकी जरूरत है। ठीक है। अगला हमारा आ जाता है अदर स्टैट्यूट्स। तो अदर स्टैट्यूट्स क्या है? अन्य कानून। ठीक है। जब किसी कानून में उसका जो हमें इंटेंडिंग मीनिंग चाहिए वो नहीं पता है, तो समान या समान विषयों से संबंधित अन्य कानूनों की व्याख्या पर विचार किया जा सकता है। ठीक है। एक्सटर्नल एड के तौर पर, ऑल्दो दीज स्टैट्यूट्स आइडेंटिकल नहीं है, एड्रेस सेम टॉपिक को कर रहे हैं या रिलेटेड टॉपिक को कर रहे हैं, दे हैव कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस डिस्पाइट बीइंग एनेक्टेड एट डिफरेंट टाइम अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। जैसे कि स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस A वैद्यनाथ अय्यर के केस में बोला था, जो अक्यूज था वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर था और उसके ऊपर ब्राइब लेने का आरोप लगाया था।
द ट्रायल कोर्ट सेंटेंस्ड हिम टू 6 months ऑफ रिगेरियस इम्प्रिजनमेंट. कठोर कारावास दी गई. हाई कोर्ट एक्यूटेड अक्यूज्ड अपॉन अपील सजेस्टिंग दैट ही मे हैव borrowed money instead of accepting it as bribe. तो सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिनेशन किया सेक्शन 4 का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 और रूल दैट इफ देयर इज एविडेंस द अक्यूज एक्सेप्टेड ग्रेटिफिकेशन इन एनी फॉर्म अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन, तो उसको हम ब्राइब के तौर पर माने जाएंगे जब तक कि और किसी तरीके से नहीं हो. तो ये प्रोविजन पारी मैट्रिया माना गया इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ, जहाँ शैल प्रिज्यूम कोर्ट इट शैल बी प्रिज्यूम के तौर पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कंसीडर किया और सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया हाई कोर्ट का डिसीजन एंड फाउंड किया अक्यूज को गिल्टी. सो जो ये केस है वो इलस्ट्रेट करता है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पैरी मैट्रिया वेर इन रिलेटेड स्टैट्यूट कैन बी यूज टू interpret ambiguous provision and establish a consistent legal framework. अगला पॉइंट जो हमारी स्क्रीन पे आ जाता है वो है फॉरेन डिसीजंस. ठीक है, फॉरेन डिसीजंस के लिए बोलेंगे कि पहले आज़ादी से पहले जो इंडियन कोर्ट्स में होता था वो इंग्लिश जजमेंट्स को रेफर करते थे. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत का जो लीगल सिस्टम था वो इंग्लिश सिस्टम पर बेस्ड था, तो बहुत सारे जो कानून थे वो इंग्लिश सिस्टम्स के सिमिलर थे. So in MV Elizabeth versus Harvan Investment and Trading Limited, Supreme Court took a different stance from the English Code when interpreting phrase damage caused by a ship. Section 443 of Merchant Shipping Act 1958, the court expanded the meaning of phrase to include physical damage and damage to the cargo within the ship. Dictionaries और टेक्स्ट बुक को भी हम मान सकते हैं और प्रिंसिपल ऑफ पैरीमेटर अलाउ करेगा यहाँ पे अदर स्टैट्यूट्स दैट डील विद द सेम और सिमिलर थिंग्स. ठीक है, सो डिक्शनरी और टेक्स्ट बुक को भी इसमें ऐड करा गया. तो कंक्लूजन के तौर पर हम बोल सकते हैं कि जो कानून की व्याख्या के लिए भारतीय सहायता में संसदीय इतिहास या ऐतिहासिक तथ्य या वैज्ञानिक आविष्कार और ये सब इंक्लूड करे गए हैं. किसी कानून के अर्थ और इरादे को समझने के लिए मूल्यवान और संदर्भ मार्गदर्शन प्रदान करता है एक्सटर्नल एड. जितना इम्पोर्टेंट इंटरनल एड है इतना ही इम्पोर्टेंस एक्सटर्नल एड रखता है. आगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी. थैंक यू सो मच. प्लीज़ ज्वाइन एंड सब्सक्राइब. फिर लेकर आते हैं नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच. बाय.